टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। आज ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके रुकने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। ईरान लगातार जो है वो अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है और ईरान ने हमले फिर से तेज़ कर दिए हैं। इराक़ से बहरीन तक चारों तरफ जो है वो तेल ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं ईरान की ओर से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इसे पार करने वाले जहाज़ों को ईरानी नेवी निशाना बना रही है लगातार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि वो ये जंग जीत गए हैं और जल्द इस जंग को ख़त्म कर देंगे। इस दावे के कुछ घंटों बाद ही इराक़ के बसरा पोर्ट के पास 2 अमेरिकन तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया और ईरान के हमले के बाद दोनों टैंकरों में भीषण आग लग गई और इसके बाद इस हमले में टैंकर पर सवार एक क्रू मेंबर की मौत की भी खबर है, जबकि 38 इराक़ी सुरक्षा कर्मियों को जो है बचा लिया गया है। खबरों के मुताबिक ये जहाज़ अमेरिकी कंपनी STS से जुड़े थे। वहीं UAE में ईरान में एक शिप को निशाना बनाया गया और हमले के बाद उसमें हल्की आग लग गई। जहां अमेरिका इस जंग से जो है पीछा छुड़ाने के लिए अब मौका ढूंढ रहा है, वहीं ईरान का कहना है कि वो 6 महीने तक ये जंग जो है लड़ने के लिए तैयार है और ईरान ने अपने हमले जो है इसी वजह से अब एक बार फिर से तेज़ कर दिए हैं। बीच में देखने को मिला था पिछले 2 दिन में कि हमले कमी आई थी उसमें, लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो ईरान ने जो है अमेरिकी ठिकानों और जो रिफाइनरीज हैं मिडिल ईस्ट के देशों में उन्हें निशाना बनाया है। जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले जारी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद जो है तेल की कीमतें भारत समेत दुनिया के कई देशों में जो है आसमान छूने लगी हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री ने जो एस जयशंकर ने जो है वो ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर बातचीत की और इसके बाद ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की इजाज़त दे दी है। तो ये भारत के लिए एक तरह से बहुत राहत की खबर है। भारत के 2 जहाज़ों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोला और बातचीत के बाद ये पूरी जो है ये संभव हो सका, तो भारत के लिए बहुत राहत की खबर मानी जा रही है। उधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में एक प्रस्ताव पास हुआ है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान इसे अमेरिका इजराइल का दबाव बताकर खारिज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव में 15 देशों वाली परिषद में वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 13 देशों ने समर्थन किया, हालांकि इस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। सबसे खास बात, इस वोटिंग में चीन और रूस ने जो है इससे दूरी बनाकर रखी। ईरान ने वहीं इस प्रस्ताव को गैर कानूनी और पक्षपातपूर्ण बताया है। इस सब के बीच अब पाकिस्तान और रूस जो है ईरान को मनाने में लग गए हैं, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका अब जो है वो बातचीत के टेबल पर फिर से आना चाहता है। और हमने देखा था कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसी बातचीत के ये चली रही थी, उसके बाद जो है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। अब अमेरिका कहीं ना कहीं जो है वो फिर से बातचीत के रास्ते तलाश रहा है। इसके लिए रूस की तरफ से भी पेशकश की गई और पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई। कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान और रूस के सामने अमेरिका और इजराइल को लेकर 3 शर्तें रखी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को ऐलान किया कि ये 3 शर्तें ही अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष को ख़त्म करने का एकमात्र रास्ता हैं। ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं उनमें पहली शर्त है कि तेहरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए, हर जाने का भुगतान हो, जो इस जंग में पूरा नुकसान हुआ है ईरान का उसका भुगतान अमेरिका और इजराइल करें, भविष्य के किसी भी हमले के खिलाफ ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी हो, यानी ये दावा कि अमेरिका जो है ये इस बात की गारंटी ले कि वो आगे इस तरह के हमले नहीं करेगा, इंटरनेशनल मंच पर इसका दावा करे। और इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्षेत्रीय शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समाधान में उनके देश के बुनियादी अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ
पक्की गारंटी दी जाए, यानी ये गारंटी दे अमेरिका कि वो आगे इस तरह के हमले जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, तभी कोई ईरान आगे बातचीत का रास्ता सोच सकता है। और ये 3 शर्तें जो ईरान ने रखी हैं, ईरान का कहना है कि अगर ये शर्तें अगर मंजूर हैं अमेरिका और इजराइल को, तभी वो कुछ सोच सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में पेजेशकियान ने इस जंग को ज़ायोनी शासन और अमेरिका की तरफ से भड़काया गया युद्ध बताया है। ईरान कह चुका है कि वो आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की मौत का बदला ज़रूर लेगा। तो सवाल है ऐसे में, क्या बातचीत से ये जंग रुक जाएगी या फिर ईरान अपना जो उसका जो मकसद है अमेरिका और इजराइल से उस आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत का बदला लेना, क्या वो इसको पूरा करेगा? और हाल ही में हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने लगातार 12-13 दिनों से जिस तरह के हमले वो कर रहा है, उससे उसकी मंशा साफ नज़र आ रही है कि वो इजराइल और अमेरिका को जो है माफ़ करने या बख्श देने या फिर कहें कि बातचीत के लिए बिल्कुल भी राज़ी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये शर्तें इतनी सख्त हैं ईरान की तरफ से कि शायद ही इन्हें अमेरिका माने, ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है। हाल ही में हमने विदेश मामलों के जानकार खमर आगा से इस पूरे मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने क्या कुछ ख़ास तौर पर कहा था, वो आपको सुनवाते हैं। ईरान के जो आयतुल्लाह खामेनी साहब थे, उनको मार दिया गया। जिस तरीके से मारा गया पूरी दुनिया ने देखा और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हुए। तो क्या ईरान महज इतने में चुप बैठ जाएगा, जो उसने कहा था कि हम बदला लेंगे? देखिए, ईरान का जहां तक सवाल है, ईरान को अगर फेवरेबल टर्म्स मिलेंगे, सैंक्शन लिफ्ट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जरूर मान लेगा। ईरान आखिरी कंट्री होगा जो युद्ध में जाना चाहता था, कभी नहीं जाना चाहता था वो युद्ध। उसका बहुत मैसिव डेवलपमेंट एजेंडा था और जो चल रहा था, जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा था और तरक्की कर रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंच गया उसको इस युद्ध के चलते हुए। और तो ईरान तो हमेशा तैयार रहेगा कि युद्ध ना हो, लेकिन उसके ऊपर इम्पोज किया गया है, तो अब वो चाहेगा कि जो उसकी टर्म्स कंडीशन है वो भी उसमें एक्सेप्ट हो। तो मेरा ख्याल है तब राजी हो सकता है दोनों तरफ से, तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी। अच्छा सर, एक दो सवाल और लेंगे। ईरान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके रुख को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं पश्चिमी ताकतों के करीब हैं और ईरान से उनका कहीं ना कहीं टकराव रहा है। लेकिन अब इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं वो एक्सपोज भी हुए हैं और एक तरह की सिंपैथी जो है वो मुस्लिम उम्मा से जो नजर आ रही है वो ईरान के प्रति नजर आ रही है। तो कहीं इस पूरी जंग ने कहीं एक मैसेजिंग भी दी है ये? जी बिल्कुल दिए। देखिए, सबसे पहले ये मैसेजिंग गाजा में ये खुल के सामने आ गया था कि ईरान ही अकेला देश है जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है। जैसे कि बाकी सब जितने भी देश थे, ये सब इजराइल, अमेरिका के साथ मिलके, अरब के सारे देश, जब भी अगर कोई मिसाइल होती या ईरान से जाता था उस एरिया में, उसको सारे देश मिलके गिराते थे इन्हीं देशों से। जिस पे बाद में उन्हीं ने कहा कि हम नहीं करते थे, बल्कि अमेरिकन बेसेस हैं हमारे यहाँ, अमेरिकन रोकते थे इन मिसाइल्स को। लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप इन देशों ने नहीं उठाया, महज कस्टमरी स्टेटमेंट इशू करने का, खंडन करने का। उसके आज़ाद दूसरी बात ये कि इन लोगों के हम देख रहे हैं कि लगातार रिश्ते भी इजराइल से इन सभी देशों के बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ के ओपनली हैं तो कुछ के छिपे हुए हैं। और लेकिन आजकल कोई चीज़ छिपी हुई होती नहीं, इजराइल खुद ही लीक कर देता है या बाद में पता चल जाती है, लीक्स आ जाते हैं। तो इनके खुद, देखिए, ये देश जितने भी हैं ये इतने ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर हैं कि जो अमेरिकन कहेगा वो ये करेंगे। इनकी जो थोड़ी बहुत इनके पास खुद मुख्तारी थी, मुझे लगता है कि वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप इन देशों से डील कर रहे हैं, उन्हीं ने कहा कि हमको $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया से मांगा, $1 ट्रिलियन यूएई, $1 ट्रिलियन कतर से। बाद में पता चला कि $5 ट्रिलियन इन लोगों ने दिया और साथ में एक जहाज भी दे दिया 747 बड़ा, एज ए गिफ्ट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो इतना ज़्यादा इनका फ्यूचर, इनका सब कुछ लिंक है इन रिजीम्स का अमेरिका के साथ, और अमेरिका चाहता है इसराइल, तो ये इसराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। इनकी क्षमता नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले सके।
इनका जो एग्रीमेंट है वायरफॉल सिक्योरिटी का, उसने इनको पूरी तरीके से, इनके पास सेना तो है नहीं, अब ये पाकिस्तान को ला रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाए, इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान संभाले, एक्सटर्नल सिचुएशन अमेरिका था डील करेगा। लेकिन जब वक्त पड़ा तो अमेरिकन सोल्जर ही वहाँ से चले गए। ये बड़ी दुविधा में है, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और ये खुद स्वयं आर्मी बनाने के पक्ष में नहीं है। इनको लगता है अगर आर्मी बनाएंगे तो आर्मी स्वयं कू करके सत्ता में ना आ जाए, इस वजह से ये आर्मी नहीं बनाते। अच्छा सर, ये आखिरी कैसे हल सवाल, करेंगे? ये जंग अब आपको कहाँ जाती दिख रही है? क्या ये लंबी खिंचेगी रशिया इजराइल की तरह, या फिर ठहराव आएगा किसी तरह का, बीच में कुछ बातचीत या कुछ और? कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर होगा, मेरा मानना ये है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तो उसने अपने जो अच्छे वेपन्स हैं जो नए बनाए थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह, उसका बहुत कम इस्तेमाल किया है। अभी वो ड्रोन्स और इन सब चीज़ों का बीच बीच में वो करते हैं इस्तेमाल। अपनी उनकी पूरी स्ट्रेटजी इसी में है कि वार को जितना पुराना उनके पास वेपन सिस्टम है उनको इस्तेमाल करो, ताकि अमेरिकन और इजरायली के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाए। वो काफ़ी हद तक कम भी हो गए हैं। अमेरिका इजराइल दोनों डिमांड कर रहे हैं, यूरोप से या अमेरिका ने डिमांड की है कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, कि उनके पास जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो उनको सप्लाई करें। तो ईरान तैयार तो है पूरी तरीके से, मगर इंटरनेशनल इकनॉमी को देखा जाए या वैसे देखा जाए तो बेहतर ये होगा जितनी जल्दी बंद हो जाए। इसलिए कि यूरोपियन अमेरिकन इकनॉमी रिसेशन से तो बाहर है, मंदी के दौर से तो निकला है, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है, और दोबारा से रिसेशन आया तो फिर उसका इम्पैक्ट, ट्रिपल इफेक्ट जो है वो पूरे एशिया अफ्रीका पे भी पड़ेगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।